बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची ईदी सेंटर में औरतों की मैयत को गुस्ल देने वाली 60 साल बूढ़ी औरत ने शर्मनाक इंकशाफ किए जिसे सुनकर आपकी रूह लर्ज जाएगी। मैं बेमकसद ही कुर्सी पर बैठा इधर उधर देख रहा था। आज मैं वाकई बहुत ज्यादा थक गया था। मैं तकरीबन 15 से ज्यादा लाशें ला चुका था। मुसलसल ड्राइविंग करने की वजह से मेरी कमर बुरी तरह से टूट रही थी, लेकिन मुझे अभी तक छुट्टी नहीं हुई थी। मेरी ड्यूटी के कुछ घंटे बाकी थे। वहां बैठे हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था जब मेरी नजर अंदरूनी इमारत की दाखिली दरवाजे पर पड़ी, जहां से बड़ी बीबी बाहर निकल रही थी। इनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। इनको परेशान देखकर मुझे भी परेशानी होने लगी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंचे, उनको देखकर मैं एहतरामन खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैंने जब उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो वो मेरी बात टाल गई। वो मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछने लगी कि कैसी गुजर रही है और आजकल कहाँ रह रहे हो। मैंने भी इन्हें ज्यादा नहीं खुरेदा, क्योंकि ये बात मैं उनसे पहले भी 3-4 बार पूछ चुका था, लेकिन हर बार वो मेरी बात टाल देती थी। वो मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। खैर, मुझे भी कोई इतनी जल्दी नहीं थी। मैं भी एक मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि वो खुद ही मुझे सारी हकीकत के बारे में आगाह कर दें। लेकिन उसके बावजूद एक तजस्सुस था जो मुझे चैन से बैठने नहीं देता था, क्योंकि जब भी वो किसी मैयत को गुस्ल देकर बाहर आती, ऐसे ही अफसरदा हो जाती जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो या किसी ने उनसे उनकी कोई कीमती चीज छीन ली हो। जबकि उनके साथ बाकी खवातीन का यह हाल नहीं होता था। नर्सें भी उनके साथ ही होती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुशी से बाहर निकलती थी। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से जाना पड़ा। जब से मैं एम्बुलेंस की नौकरी कर रहा था, तब से मुझे पता चला था कि पाकिस्तान में कितने लावारिस लोग मौजूद हैं जिन्हें गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं है। लिहाजा मैं फिर दोबारा काम पर निकल गया। काम से वापस आकर मैं सीधा घर की तरफ चला गया, क्योंकि अम्मी से मिले हुए मुझे काफी अरसा गुजर गया था। वो भी मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तकरीबन एक दिन गुजरने के बाद मैं दोबारा अपनी नौकरी पर चला गया। मैं स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था जब मुझे इसी बड़ी बीबी की आवाज सुनाई दी। मैं अब मजीद ये काम नहीं कर सकती। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अपने आप से घिन आती है। मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। रात को जब मैं सोती हूँ, वो लम्हे मेरी नजरों के सामने घूमते हैं। अब तो मेरा गुस्ल की जगह पर जाने का भी दिल नहीं करता। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ अपनी ही जैसी औरतों के साथ। मैं बोलते बोलते वो अचानक ही खामोश हो गई। मैं बहुत गौर से उसकी बात सुन रहा था। ये बात भूल चुका था कि जिस दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूँ वो हल्का सा खुला हुआ है। दरअसल उसने मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा देख लिया था, इसी वजह से वो खामोश हो गई थी। अचानक उसने मेरा नाम लिया और मुझे कमरे के अंदर दाखिल होने को कहा। अपने नाम की पुकार में पहले चौंक गया और फिर शर्मिंदा हो गया। इसका चेहरा यकदम ही सुर्ख हो गया था, जबकि उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। वो खुद को नॉर्मल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। इसने मुझसे बिल्कुल आम से अंदाज में पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मैं डॉक्टर से मिलने के लिए आया था। मैंने डॉक्टर से अपनी माँ के सिलसिले में बात करनी थी। उसने इस बात में सर हिलाया और फिर स्टाफ रूम के अंदर ही बने एक कमरे की तरफ इशारा किया। मैं खामोशी से उस कमरे की तरफ चला गया। उसकी बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। जहां तक मुझे अंदाजा हुआ था कि उस गुस्ल के कमरे में कोई ठीक काम नहीं किया जा रहा। हजारों तरह के ख्यालात थे जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे और हजारों तरह के सवालात थे जो मुझे बेचैन कर रहे थे। और इसका जवाब मुझे एक ही सूरत में मिल सकता था कि मैं खुद जाकर देखूं कि आखिर वहां पर ऐसा क्या होता है जो ये औरत इस कदर डरी हुई है। वहां पर औरतों के साथ क्या किया जाता है। डॉक्टर से बातों के दौरान मुझे मेरा जहन उसी की तरफ ही अटका हुआ था। मैंने फैसला किया था कि अगली लाश लाने के बाद कमरे से बाहर नहीं बैठूंगा, बल्कि जाकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ही मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। जैसे मैं लाश लेकर वहां पर आया, एक औरत और एक मर्द तेजी से उस लाश को इसी कमरे के अंदर लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे जाने ही लगा था कि वहां पर खड़े 2 गार्ड्स ने मुझे रोक लिया और मुझे सख्ती से वहां से जाने का कहा। मैंने अंदर जाने की जिद की तो उन्होंने मुझे डॉक्टर को शिकायत लगाने की धमकी दी। मजबूरन मैं वहां से चला गया, लेकिन मैंने दिल ही दिल में फैसला किया हुआ था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से मैं एक बार जरूर देखूंगा क्या वो वाकई सच है जो मेरे जहन में चल रहा है, या फिर वो मेरे जहन की बनाई हुई एक कहानी है। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। इस दौरान एक और बहुत अजीब बात हुई थी।
वो ये थी कि अब वो बड़ी बीबी मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। अब ना तो वो लाश को गुस्ल देने के बाद मेरे पास आती थी और ना ही मुझसे कोई बात करती थी, बल्कि वो मुझे देख कर ही रास्ता तब्दील कर लेती थी। अब मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। एक बार मेरे जहन में आया कि मैं उसके बारे में डॉक्टर से बात करूं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खामोश हो गया कि बाज़ औक़ात ऐसी भी होता है कि गलत मामलात में डॉक्टर भी मिले ही होते हैं, लिहाजा उनसे बात करना अपने आप को खतरे में डालने से कम नहीं है। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा था। अब उस बात को भी ना जाने कितने हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन चाह कर भी ये एक चीज मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। एक दिन मैं यूं ही पूरे सेंटर में चक्कर काट रहा था जब एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने देखा वो पूरे सेंटर के कैमरों को कंट्रोल करने वाला शख्स था। वो चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रहा था। वो मेरे पास से गुजरने ही वाला था जब मैंने उसे रोक दिया और उसकी परेशानी पूछने लगा। मेरा सवाल करते ही देर थी कि वो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी बेटी के बारे में बताने लगा जिसकी अचानक मौत हो गई थी। वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान था और घर जाना चाह रहा था, लेकिन अपनी ड्यूटी की वजह से बहुत मजबूर था। लिहाजा मैंने तसल्ली दी और कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी ड्यूटी का वक्त मुकम्मल हो गया है, लिहाजा तुम्हारी जगह मैं ड्यूटी कर लूंगा। मैं जानता था कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं पूरा दिन भी काम करता रहा और अभी ड्यूटी रात की थी, लेकिन इस औरत के मामले को पता लगाने के लिए भी ये बहुत जरूरी था। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से इस बात में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, 1 घंटे के बाद यहाँ पर एक और आदमी आ जाएगा। तुमने सिर्फ 1 घंटे के लिए उस कमरे में बैठना है और बस कैमरे में देखते रहना कि कहीं कोई अजीब व गरीब हरकत ना हो। मैंने उसे तसल्ली दी और खामोशी से उस कमरे में आ गया जहाँ पर पूरे सेंटर के मामलात चलते हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें वो कमरा भी दिखाई दे रहा था जहाँ पर मुख्तलिफ औरतों का गुस्ल किया जाता था। हैरत का झटका मुझे ये देखकर लगा कि वहाँ का कैमरा चलता था तो क्या उसका मतलब ये था कि वहाँ गुस्ल देते हुए भी ये लोग इन औरतों को देख सकते थे। ये सोचकर ही मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मुझे इस वक्त बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। मेरे हाथ तेजी से हरकत करने लगे और मैं आज के दिन वाली वीडियो निकालने की कोशिश करने लगा। चूंकि मैं इस काम में इतना माहिर नहीं था, लेकिन मुझे कुछ हद तक अंदाजा था, इसलिए वीडियो निकालते निकालते भी मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। स्क्रीन पर चलते हुए मामलात मुझे बाखूबी दिखाई दे रहे थे। मैंने देखा मामूल के मुताबिक बड़ी बीबी कमरे के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने अपने करीब खड़ी औरत से कोई बात की और फिर खिलखिला कर हंसने लगी और इस वक्त हंसती हुई किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी, जबकि सामने लाश पड़ी हुई थी और वो इस लाश की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो इस लाश की तरफ बढ़ी, स्क्रीन दोबारा से स्याह हो गई। ये देखकर मैं परेशान हो गया और मैं ये समझा कि शायद कंप्यूटर बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल वहां पर वो वीडियो ही मौजूद नहीं थी। मैं तो इस बात पर ही खुश हो गया था कि मेरा शक गलत साबित हुआ था। वहां पर कैमरा बंद कर दिया जाता। जब भी किसी को गुस्ल देने की बारी आती थी, मैं पुरसुकून होकर कुर्सी से ठेक लगाकर बैठ गया, लेकिन यह माजरा अभी तक मेरे जहन में चल रहा था। अब मेरे जहन में बड़ी बीबी के 2 रूप घूम रहे थे। मैं नहीं जानता था कि उनमें से असल रूप कौन सा है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ हकीकत जानना चाहता था। अचानक एक आदमी तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मुझे वहां से बाहर जाने का कहा। वो लहजे से काफी नाराज मालूम हो रहा था। यकीनन उसे मेरी यहाँ पर मौजूदगी पसंद नहीं आई थी। उसका लहजा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं सब्र के घूंट पी गया और खामोशी से वहां से उठ गया। उससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलता, उसने मुझे रोक दिया। तुम किसकी इजाजत से पिछली वीडियो को देख रहे थे? उसकी बात सुनकर मैं वहीं पर साकित रह गया। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने वो वीडियो स्क्रीन से गायब नहीं की थी। मैंने फिर अपने आप पर काबू पाया और अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहने लगा, यह सब कुछ पहले से ही यहाँ पे मौजूद था। मैं तो बस खामोशी से आकर बैठ गया था और आपका इंतजार करने लगा था। मैं जानता था कि मैं एक फजूल बहाना बना रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास बचने का कोई एक तरीका था। मैं यह कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से निकलते वक्त मैं इन्हें एक नजर उसकी तरफ देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इस वाकये को तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन मैं इसकी मुस्कुराहट नहीं भूला था जो बहुत ही पुरस्कार थी। कुछ अरसे बाद वहां पर एक और लड़की आ गई। उसकी ड्यूटी भी इसी कमरे में ही लगी थी। वो लड़की मुझे ना जाने क्यों पहले ही नजर में बहुत अच्छी लगी। मेरा दिल ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मायल होने लगा था। मुझे देखकर वो भी अक्सर मुस्कुराया करती थी,
जिससे मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया था कि वो भी मुझसे दिलचस्पी लेने लगी है। लिहाजा मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगा। उससे मुझे काफी फायदे हासिल हो सकते थे। एक तो उससे अपने दिल की बात कह सकता था और दूसरा मैं उससे इस चीज के बारे में भी पता लगा सकता था कि आखिर उस कमरे में क्या मामलात होते हैं। एक दिन मुझे उससे बात करने का मौका मिल ही गया। वो लड़की मेरे सोच से भी ज्यादा अच्छी और खुश अखलाक थी। थोड़ी ही देर में वो मुझसे फ्री हो गई और खुलकर बातें करने लगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो काफी बात होनी है, लिहाजा मैं इन्हें बातों ही बातों में लड़की से इस कमरे के बारे में पूछ लिया। मेरे बात सुनकर वो मायूस हो गई। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर मैं हैरान हो गया। जब मैंने उससे इस चीज की वजह पूछी तो वो मुझे कहने लगी कि अभी तक उसे खुद इस कमरे में जाने का मौका नहीं मिला। कहने को इसकी ड्यूटी कमरे के अंदर ही लगी थी, लेकिन बड़ी बीवी उसे कमरे के अंदर दाखिल नहीं होने देती। मेरे सामने वो भी अपने तजस्सुस का इजहार कर रही थी और मुझे कह रही थी कि उसे लगता है कि इस कमरे में औरतों के साथ कुछ और ही मामलात तय होते हैं जो किसी भी सूरत में इंसानी तहजीब के जुमरे में नहीं आते। मैंने बस इस मामलात के बारे में पता लगाना है। उसने जब ये बात की तो मेरी डहारस बंदी मैंने भी उसे कुछ दिन पहले होने वाले वाक्य के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर उसका मुंह पूरा पूरा खुल गया और वो कहने लगी, मुझे पहले ही शक था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तो मैं इसके बारे में जान कर ही रहूंगी। कल ही मैं इस कमरे में जान कर देखती हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। इसके बाद सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो लम्हा आ ही गया है जब इस पहेली का हल निकलेगा। मैं दोबारा से अपनी ड्यूटी पर चला गया। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वो लड़की मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया कि आज तुमने ये काम करके ही रहना है। उसने मुझे तसल्ली दी और फिर वो इस मैयत को लेकर तेजी से कमरे के अंदर चली गई। मैं बेसब्री से बाहर चक्कर काट रहा था। गार्ड मुझे मुसलसल गुस्सीली नजरों से घूर रहा था, लेकिन मैं इसकी नजरों को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। अचानक कमरे के अंदर से चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं परेशान हो गया और गार्ड की तरफ देखने लगा। गार्ड भी परेशानी के आलम में मेरी तरफ ही देख रहा था। हम में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा था और फिर खुद ही दरवाजा खुला और बड़ी बीबी रोती हुई चिल्लाती हुई वहां से बाहर निकली। मेरे करीब आकर वो मेरे कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देखकर मैं बौखला गया और तेजी से पीछे हटा। मुझे नहीं पता था कि आखिर उसे एकदम से क्या हो गया है। मैं कमरे के अंदर जाकर देखने ही लगा था कि उसने मेरे पांव पकड़ लिए और फिर वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। मैंने उसे तेजी से उठाया और डॉक्टर के पास लेकर चला गया और तकरीबन 1 घंटे तक मैं बाहर बेसब्री से चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसके साथ साथ मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ भी जा रहा था जिसने मुझे अपना नाम सारा बताया था। वो भी एकदम से वहां से लापता हो गई थी। मुझे उसकी भी बहुत फिक्र थी, लेकिन मैं बड़ी बीवी को भी इस हाल में नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। और फिर मेरी नजर एक नर्स पर पड़ी। वो मुझसे बड़ी बीवी के बारे में पूछने के लिए आ रही थी। मैंने ये मौका अच्छा जाना और नर्स को कहा वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके, तब तक मैं बाहर से होकर आता हूँ। उसने मेरी बात मान ली। मैं तेजी से वहां से निकला और उस कमरे की तरफ चला गया। वो अब बिल्कुल साफ हो चुका था, वहां पर कुछ भी नहीं था। अचानक मेरी नजर कमरे से बाहर थोड़ी ही दूर गेट के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। वो मुझे सारा जैसी मालूम हुई। मैं तेजी से भागकर उसके करीब गया। खुदा का शुक्र था वो सारा ही थी। मुझे देखकर वो तेजी से पीछे हटी। उसे पीछे हटता देखकर मैं परेशान हो गया और उसे पूछने लगा कि क्या मसला हुआ है। वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी और मुझे दूर होने का कह रही थी। इसके साथ साथ वो खौफजदा नजरों से मुसलसल पीछे देख रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो किसी से डर रही हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। सारा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? मैंने उससे बेचैनी से पूछा। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। ये कहकर वो जाने लगी। जब मैं तेजी से उसके पीछे गया, मुझे पीछे आता देखकर वो भागने लगी। उसे भागता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने भी उसका पीछा नहीं किया और उसे खड़ा देखता रहा जब तक वो मेरी नजरों से उजल नहीं हुई। और फिर मैं झुके हुए कंधों के साथ दोबारा अस्पताल में दाखिल हो गया, जहाँ पर बड़ी बीबी अभी मुसलसल रोई जा रही थी। होश में आने के बाद भी उनकी हालत में जरा भी फर्क नहीं आया था। डॉक्टर ने मुझे पास बुलाया और कहा कि अगर आपका इनके साथ कोई करीबी ताल्लुक है तो मेहरबानी करके इन्हें संभालें, वरना अगर ये इसी तरह रोती रही तो इनका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। लिहाजा मैंने डॉक्टर को कहा
कि मैं इन्हें अपने घर लेकर जाता हूँ, वहां पर मैं उनका ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख पाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी। और फिर डॉक्टर से इजाजत लेकर बड़ी बीवी को लेकर मैं अपने घर आ गया। इस वक्त मेरे घर में कोई भी नहीं था। मेरी अम्मा दरअसल मेरी बहन के घर गई हुई थी। कुछ ही दिन पहले उसके घर बेटी हुई थी। तकरीबन उन्हें वहां पर मजीद एक हफ्ता लगना था। इसी वजह से अम्मी की तरफ से मैं बिल्कुल बेफिक्र था, क्योंकि अगर अम्मी यहाँ पर होती तो वो कभी भी बड़ी बीवी को घर लाने की इजाजत ना देती, क्योंकि मैं इन्हें पहले ही बड़ी बीवी के बारे में बता चुका था। उन्होंने मुझे बड़ी बीवी से दूर रहने की हदायत की थी। एक तो मुझे बड़ी बीवी की बहुत ज्यादा फिक्र थी और उससे कई ज्यादा मुझे तजस्सुस था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इनकी हालत ये हो गई है। उसके साथ साथ मुझे सारा की भी फिक्र थी, जिसके बारे में अब मुझे बड़ी बीबी ही बता सकती थी। तकरीबन मैं इन्हें 4 घंटे बैठकर तसल्ली देता रहा और खामोश करवाने की कोशिश करता रहा, और फिर एंड पर वो खामोश हो गई और मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगी। मैं उनके बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो खामोशी से मुझे घूरे जा रही थी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो मेरी ही गलतियों की सजा थी। अगर मैं दूसरी औरतों के साथ ये ना करती तो कभी भी ऐसा ना होता। बड़ी बीबी दोबारा से हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी और रोने लगी। मुझे उनका कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे इस कदर वहशी अंदाज में रोते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि उसका दुख मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। लिहाजा इस बार मैंने उसे रोने ही दिया और खामोशी से उठकर कमरे में चला गया। रात के वक्त जब मैं बाहर आया तो वो वैसी ही हालत में बेयारो मददगार बैठी हुई थी। मैंने जल्दी से खाना निकाल कर उसे दिया। वो खाने को देखने लगी और थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी। अब मैंने एक गहरी सांस ली और एक बात का तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि जब तक उसका दुख कम नहीं होगा तब तक वो एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालेगी। लिहाजा यूं उसे तसल्ली देना और उसके साथ बैठकर उसके बोलने का इंतजार करना सरासर फजूल था। मैंने उसे इसी हालत पर छोड़ दिया। वो दिन इसी में ही गुजर गए, लेकिन अब मुझे इस चीज की फिक्र होने लगी थी कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो कैसे जिंदा रहेगी। लिहाजा एक दिन मैं उसके पास बैठ गया और उसे समझाने लगा। मेरी बात सुनकर उसने सिर्फ एक ही बात कही कि अब मुझे एक बात का एहसास हो रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरे अपने की सजा है। भला शोभा ये बात वो कोई 10वीं बार बोल चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और करीब से उठकर खड़ा हुआ। मेरे उठते ही उसकी आवाज दोबारा गूंजी, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मुझे क्या हुआ है? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। इस लम्हे का तो मुझे इतने अरसे से इंतजार कर रहा था। और फिर उसने मुझे बताया कि आज से 10 साल पहले उसकी बेटी घर से भाग गई थी। दरअसल उसकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और अभी जिस मैयत को वो लाए थे वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन बड़ी बीबी और वहां पर मौजूद बाकी औरतों का काम था कि आने वाली औरतों के गुर्दे और जरूरी अज़ा निकाल कर आगे पहुंचाई जाए। लिहाजा यहाँ पर उन्होंने लालच से काम लिया। बड़ी बीबी ने खुद अपने हाथों से इस लड़की का चेहरा देखे बगैर उसकी चलती हुई सांसें रोक दी। जब वो काम करके फारिग हुए तो गैर अरादी तौर पर बड़ी बीबी ने लड़की का चेहरा देखा तो इनके कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो इनकी अपनी ही बेटी थी। ये कहकर बड़ी बीबी दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे तसल्ली दूं या बुरा भला कहूं। खैर वैसे भी उसे अपने गुनाह की सजा मिल गई थी और ये सजा सारी उम्र के पछतावे की सूरत में थी। अचानक मेरा ध्यान सारा की तरफ गया। मैंने बड़ी बीबी से सारा के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सारा ने उन्हें ये सब कुछ करते हुए देख लिया था। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और इसकी इसी डर का वहां की औरतों ने फायदा उठाया और उसे मजीद डराने लगी। साथ ही ये भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसकी बीमार माँ का भी यही हाल करेगी। सारा चौंके अपनी माँ के साथ अकेली रह रही थी और इसका अपनी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। खौफजदा हो गई और वहां से भाग गई। थोड़े अरसे बाद मैं बड़ी बीबी को इनके घर में ही छोड़ आया और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि उनका इंतकाल हो गया है। थोड़े ही अरसे बाद मैंने सारा को भी तलाश कर लिया और फिर उससे शादी कर ली। मैंने यह नौकरी भी छोड़ दी थी क्योंकि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। लिहाजा मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई और मैं सारा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।
اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔